अच्छा, हमने 23 के तो सारे वेरिएंट्स देख लिए थे, क्योंकि इसमें स्पेस फिजिक्स भी ऐड था। और अब 22 का वेरिएंट है। और इसके बाद हम ये कर लेंगे, जैसे हम अभी तो आपके पास डेज हैं, तो इस तरह से भी डिवाइड कर लेंगे बाकी दिन, क्योंकि अब आपने नए पेपर्स का तो आइडिया देख लिया कि 13 क्वेश्चंस फर्स्ट, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस थर्मल के हैं, फिर वेव्स के क्वेश्चन है 7-8, फिर इलेक्ट्रिसिटी के भी इस तरह से हैं, और बाकी फिर और 1-2 क्वेश्चन इस तरह के वो लाजमी ऐड करते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नजर आए जो डायरेक्ट, मतलब एक होता है सिलेबस जब पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन देख के एक आइडिया हो जाता है कि इस पे ये फॉर्मूला लग के ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे वो हमें एक स्पेसिफिक हीट वाला कर रहे थे, एक वो हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन आया था जिसको देखकर पता चल जाता है कि आपको ये मतलब डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे उन्होंने पूछा था कि बैकग्राउंड की वैल्यू क्या होगी, तो बैकग्राउंड का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये डायरेक्ट तो नहीं होगा। तो बस 1-2 क्वेश्चन लाजमी वो ऐड करते हैं, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास पेपर का होता है 45 मिनट्स, तो उसमें वो ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के ट्रिकी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन टाइम चाहिए होगा उसके लिए। तो इस वजह से अच्छा, ये अब 22 में पैटर्न पुराना था, यहाँ पे वैल्यू भी 10 है। ठीक है, हम 9.8 रख के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एट द एंड हम राउंड ऑफ कर ही देते हैं। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपकी 9.8 की ही रहे। और इसमें अब स्पेस फिजिक्स नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितना वेटेज ऐड किया उन्होंने। अब आप इसमें देखो कि माइक्रोमीटर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका फर्स्ट वेरिएंट इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व मैंने अपलोड पिछले साल किया था, तो मैं उसी का लिंक ऐड कर दूंगा। तो मिलते जुलते होते हैं तीनों वेरिएंट्स, इसलिए हम डायरेक्ट सेकंड वेरिएंट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वेरिएंट ऑलरेडी इसका सॉल्व मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं उसका लिंक ऐड करके न्यू प्लेलिस्ट में और उसी के साथ ऐड कर दूंगा उसको। फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं, जैसे कल से हम जर्नल फिजिक्स के 2-3 वेरिएंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ जर्नल फिजिक्स एक साथ कर लिया, और उसके बाद फिर हमने थर्मल कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी वेव्स देख लिया, क्योंकि स्पेस तो अब मिलेगा नहीं आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन, यू वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ विच क्वांटिटी आर मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पूछा ही नहीं जाता। वो नॉर्मल होता है रूलर, रूलर से हम सेंटीमीटर्स में मिनिमम नोट कर सकते हैं वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटी वैल्यू मिलीमीटर्स में अगर जाना हो तो उसके लिए फिर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज यूज किया जाता है। वैसे वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको स्क्रू गेज नहीं भी यूज करना आता, माइक्रोमीटर यूज नहीं भी किया, देखा नहीं, तो आपको आइडिया तो हो जाएगा कि टाइम के लिए तो वो नहीं यूज होता, प्रेशर के लिए भी नहीं यूज होता, मोमेंट के लिए भी यूज नहीं होता, डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं हम उसे। ठीक है। जैसे कि अगर सर्कल भी हो, उसका डायमीटर हम नोट कर रहे हैं तो वो भी एक लेंथ है बेसिकली। ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन स्टैंड्स नेक्स्ट टू अ रेलवे ट्रैक। A man traveling at 40 meter per second takes 2 seconds to pass the man. What is the length of the train? ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है एक, मतलब ये आपका एक समझ लो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ से आप देखोगे कि ट्रेन जो है वो इस स्पीड पर इतने टाइम में पास हो गई इस पॉइंट से। ठीक है, अब आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है, मतलब आप ये ऐसा ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर ट्रेन पास हो रही है, आप स्टेशन पे रेस्ट स्टेट में थे, आपके सामने से ट्रेन गुजर गई, आपने स्टॉप वॉच ऑन की और ऑफ की, आपने टाइम नोट कर लिया, स्पीड जो है ट्रेन की आप एक एवरेज पता ही होती है कि कितनी होती है, आप एक एवरेज स्पीड से ये आइडिया ले सकते हो कि इसकी लेंथ एस्टिमेटेड कितनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। अब आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपके पास सबसे पहले माइंड में आएगा, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया। 40 × 2 80 हो जाएगा, 80 मीटर्स। विच क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में आपको फॉर्मूला याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ग्राफ के रेफरेंस में पूछा है, तो एक्सेलरेशन के बारे में आपको वैसे ही याद होगा कि स्पीड टाइम का ग्रेडियंट जो होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा आपको।
स्पीड टाइम ग्राफ और इसका ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ी है। ठीक है, और अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन आपके पास डी में ये चीज मेंशन्ड है कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है उसके ग्रेडियंट से आपको एक्सेलरेशन इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस। अब स्टेटमेंट को मैच करना है जो इस चीज को जस्टिफाई कर दे। ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट हैव द सेम वेट। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि जितना मास होगा उस हिसाब से उसका वेट बनेगा। मून एज अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथन देन द अर्थ, अगर उसकी कम है तो हर ऑब्जेक्ट उसी तरह से बिहेव करेगा। तो ये एक तो प्रॉब्लम आएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये वाली बात सही है क्योंकि जब हम लिखते हैं W इक्वल्स टू mg, तो वैल्यू ऑफ जी तो हर प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होती है उसकी रेंज के अंदर। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मास पे, जितना मास उतना हैवी उसका वेट। और दूसरे में लिखा है इनवर्सली, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अमेजिंग सिलेंडर कंटेन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड, सम more of liquid is added until the liquid level reaches the 50 centimeter cube mark. The reading on the balance increases by 30 gram. और what is the density? ठीक है, अच्छा उन्होंने आपसे कहा कि मेजरिंग सिलेंडर में 30 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड था। अब आपने इसमें जो है वो और लिक्विड ऐड किया, और लिक्विड ऐड करने पे ये 50 सेंटीमीटर के लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच गया। अब आपने इसकी डेंसिटी बतानी है। ठीक है, अब डेंसिटी के बारे में आपके पास फॉर्मूला आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मास जो उन्होंने दिया है वो रीडिंग ऑन द बैलेंस इंक्रीजेस बाय 30 ग्राम, इसका मतलब ये कि जो पहले से लिक्विड था इसका मास आपको नहीं पता कि कितना लिया था। आपको बस इतना पता है कि जब ये ऐड किया है ना इतना इसमें और वाटर, इसका जो मास है वो 30 ग्राम्स है। तो हम फाइनल रीडिंग को रेफरेंस बनाते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पहले का मास नहीं पता। तो ये वाला मास 30 आ गया, और वॉल्यूम की जगह पर हम क्या करेंगे, 50 अभी है, 30 पहले था। तो जो न्यू वॉल्यूम ऐड हुआ है वो 20 हुआ है। 30 डिवाइड बाय 20। ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें बस ये मिस्टेक नहीं करनी कि फुल वॉल्यूम ले लिया, क्योंकि आपको पहले का मास नहीं पता, आपको सिर्फ बाद का मास पता है कि बाद में 30 ग्राम प्लस हुआ है। उससे पहले 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम बताया था कि पहले वॉल्यूम इतना है। नंबर 6, an object moves at constant speed around a circular path, which statement is correct? अच्छा, इसमें स्टेटमेंट देखने कौन सी करेक्ट होगी। रिजल्टेंट फोर्स एक्स ऑन द ऑब्जेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम द सर्कल, आउटवर्ड नहीं होती है, एक्ट हमें पता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इन द डायरेक्शन इट इज ट्रेवलिंग, ये भी नहीं है। अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाली स्टेटमेंट सही है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट करती है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम।
A beam is pivoted at one end और इसका वेट 6 न्यूटन है पॉइंट एक्स पे, और पिवट इसका लेफ्ट साइड पर है, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो 40 सेंटीमीटर का है। Force of 4 Newton is applied to the beam, causing it to balance horizontally. In which direction and where is the 4 Newton force applied? अब आपने इसको बैलेंस करना है बेसिकली। अब आपको ये चीज तो पता है कि पिवट रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे यहाँ पर, ठीक है। तो ये रोटेट जो करेगा वो यहाँ से रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज। अब इसको बैलेंस करना है हमने, और बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट रोटेशन चाहिए होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा भी इन विच डायरेक्शन वेयर इज द 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कहाँ करनी चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें बैलेंस करना है बेसिकली हमने। तो आपने देख लिया होगा इतनी देर में कि आपके पास यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है, और क्लॉकवाइज का मतलब ये कि यहाँ पर 6 और 40, ठीक है। तो 6 और 40 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा मोमेंट आर्म टोटल सॉरी मोमेंट कितना बन रहा है यहाँ पर। और फिर उसके हिसाब से हम इसके ऑपोजिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें इसको बैलेंस करने के लिए कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो ये यहाँ पर 240 बन रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद 240 इज इक्वल्स टू, अब एंटी क्लॉकवाइज को भी बैलेंस करना है सेम वैल्यू से, ठीक है। अब 4 न्यूटन उन्होंने फोर्स कंफर्म कर दी, ठीक है, 4 हमें यहाँ पर पता है। अब इसके साथ मोमेंट आर्म कितना होना चाहिए कि ये 240 के बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब आप ऑप्शन ए देखो। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्लॉकवाइज ही चला जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि क्लॉकवाइज तो ऑलरेडी एक चीज है। अपवर्ड में से ही होगा। अपवर्ड में लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड एट 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। लेफ्ट ऑफ द एक्स का मतलब ये है कि जहां पर ये पिवट पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन सी को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, टू द लेफ्ट, इस जगह पर। ये ऑप्शन सी इन्होंने कहा है। और उसके बाद कह रहे हैं टू द राइट ऑफ एक्स। ये ऑप्शन डी को मार्क करते हैं यहाँ पर। ये ऑप्शन डी है, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज चेक करो कि आप अगर इसे 20 सेंटीमीटर पे रखते हो यहाँ पर, तो 20 × 4, मतलब आपको पता है वो 80 पर पहुंचेगा बस। लेकिन हमें 240 बैलेंस करना है, ठीक है। और 240 बैलेंस करने के लिए मोमेंट आर्म बड़ा होना चाहिए। अब आप इसको यहाँ तक अगर पूरा कंप्लीट कंसिडर कर लो 40 + 20, तो ये ऑप्शन डी के लिए टोटल मोमेंट आर्म बन जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये आंसर आपके पास बन जाएगा, क्योंकि 60 और × 4 इक्वल होगा 240 के। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रोटेशन भी बैलेंस हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका आंसर की वैल्यू भी बैलेंस हो रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जब वो आपसे पूछे तो उसमें सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि वैल्यू क्या आपको चाहिए, और फिर उसके बाद डायरेक्शन ढूंढा करो। जैसे हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमें 240 बनाना है, तो आधे ऑप्शंस तो वैसे ही माइनस हो जाएंगे। फिर डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो आपको पता चल गया ए और बी तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ दो ऑप्शंस बच जाते हैं आपको। नंबर 8 भी इजी है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज टू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, व्हाट इज द रिजल्टेंट
ऑफ टू फोर्सेस, इन दोनों का रिजल्टेंट आपने बताना है, ठीक है। आपको पता है परपेंडिकुलर जब भी फोर्स होती है तो उसके मिड में इसका रिजल्टेंट जाएगा, और अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम से भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, वरना यहाँ पर मार्किंग भी की हुई है, आप मार्किंग से भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इजी यही है कि आप फॉर्मूला यूज कर लो कि रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये 25 बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन उन्होंने वैसे भी नहीं पूछी, 5 न्यूटन रिजल्टेंट है, ऑप्शन बी। ठीक है। नंबर 9, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इम्पल्स के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। इम्पल्स इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी वाली बी। स्टेट, ठीक है। और इम्पल्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। और रेट का वर्ड जरूरी नहीं है इम्पल्स में, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। दोनों में फर्क आप देखना, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इसकी बात हो रही है और यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। नंबर 10, अ बॉल ऑफ मास 0.16 kg इज मूविंग फॉरवर्ड एट स्पीड ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड। सेकंड बॉल, अच्छा अब इसमें दो बॉडीज आ गई तो आपको एक अच्छा इसमें भी आपको आइडिया हो जाता है, जैसे दो बॉडी है ना, तो मैं सबसे पहले इसको m1 कर दूंगा, क्योंकि दो बॉडीज का केसेस सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम में ही है, ठीक है। तो आपका माइंड सबसे पहले वहीं जाता है, और इसको हम इनिशियल बना देते हैं। फिर सेकंड बॉल आ गई m2। अब ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब है ये रेस्ट में, u2 इज इक्वल्स टू 0। द फर्स्ट बॉल स्ट्राइक्स द सेकंड बॉल, द सेकंड बॉल मूव्स फॉरवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 0.5, ये इसकी फाइनल आ गई, ठीक है। पहले तो वो रेस्ट में थी, स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉल फाइंड आउट करनी है, ठीक है आपको। बी। हाँ, अब आप देखो डाटा बनाने के साथ ही आपको पता चल गया कि करना क्या है। सिंपल, आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आपने आंसर बताया बी, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लो अपने पास, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए आंसर। बेसिकली हमें V1 फाइंड आउट करना है, इसमें V1 का हमें पता नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m1 लिख देता हूँ वैल्यूज, यहाँ पे 0.16 है, u1 0.5 है, 0.10, और अच्छा इसका तो जीरो ही हो जाएगा मोमेंटम, डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू m1 तो पता है, v1 नहीं पता, प्लस ये भी पता है। तो 0.16 को मल्टीप्लाई कर लिया 0.5 से, प्लस कुछ भी नहीं है बल्कि जीरो ही है, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.1 इंटू 0.5, और फिर डिवाइड करना है 0.16 से, 0.1875 आएगा राउंड ऑफ, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन बी। Question number 11. A tennis ball is dropped from position 1. It falls vertically onto a hard surface at position 2. ठीक है, और उसमें डाउनवर्ड की वजह से उसमें थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन भी चेंज हो गई। Which energy changes have taken place between position 1 and position 2? ठीक है, बिटवीन पूछा बी। उन्होंने दोनों पोजीशन के बीच में, ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें सबसे पहले ये तो पता है कि यहाँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, तो सी और डी तो नहीं होगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर वो ग्राउंड को हिट करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और अब उसके बाद केमिकल लिखा है, वह केमिकल में तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन बी ही बचता है, इलास्टिक, क्योंकि वो कंप्रेस जो उन्होंने शो किया है इसको,
तो इसका लॉजिक ही यही है कि जैसे टेनिस बॉल होती है वो कंप्रेस हो जाती है थोड़ी सी। ऑप्शन बी। नंबर 12, a boy holds onto a bar and pulls himself up until his chin is level with the bar. He raises himself through 40 centimeter in 0.5 second. The weight of the body is this. What is the average power? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर का आपने फॉर्मूला सोचना है। ठीक है, आपको ये एक तरह की हाइट मिल गई, ये टाइम आ गया, ये वेट आ गया। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। आपकी चॉइस है, जैसे भी वैल्यू गिवन हो। अब वर्क डन की जगह पर हम लिख सकते हैं, या एनर्जी की जगह पर आप लिख सकते हो mgh, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और टाइम तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। mg की जगह पर हम WH/T। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू 500 और 40। इसमें एक चीज का बस ध्यान रखना होगा हमें कि इन्होंने वैल्यू दी है सेंटीमीटर में और बाकी सब SI यूनिट्स हैं, तो इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब है 500 को हम 40 से नहीं, मीटर वाली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.4 से। इसको 0.4 करते हैं। और जल्दबाजी में करेंगे तो हमें 4000 भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगेन टेक्निकली गलत होगा क्योंकि हम यूनिट्स मिक्सअप कर रहे हैं। ऑप्शन बी। 13 question, the diagram shows a deep reservoir formed by a dam. On what does the pressure at x depends? अब जो ये x पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये इसमें जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? बहुत इजी है, क्लियरली दिख रहा है आपको, वाटर की बात हो रही है। तो प्रेशर इन लिक्विड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि डेंसिटी, ग्रेविटी और डेप्थ। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स आपको चाहिए होते हैं। तो डेप्थ लिखी हुई है यहाँ पर ऑप्शन ए में। लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं है, सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं है, थिकनेस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए ही आपके पास बेस्ट चॉइस है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 में बाकी सब फैक्टर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होते प्रेशर इन लिक्विड के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास बेस्ट चॉइस है। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखो 13 पर आकर जर्नल फिजिक्स खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया थर्मल। तो इसका मतलब है 13 क्वेश्चन तो मस्ट, इसमें से मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जर्नल फिजिक्स से। फिर उसके बाद है द कंडीशंस ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस चेंजेस इनटू टू स्टेजेस। स्टेज 1, increase of temperature at constant volume, increase of volume no with no further change of temperature। ठीक है, दो डिफरेंट स्टेजेस में आपके पास जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, एक स्टेज 1 है, एक स्टेज 2 है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों में इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इसमें जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसके अकॉर्डिंगली अब आपने बताना है स्टेज 1 प्रेशर कंपेयर टू ओरिजिनल प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को आप फिक्स कर दोगे।
ठीक है, जैसे कंटेनर को आपने सील कर दिया तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अगेन प्रेशर कुकर की एग्जांपल, तो प्रेशर डिक्रीज तो नहीं हो सकता, तो ए और बी माइनस। दूसरा स्टेज देखें, प्रेशर कंपेयर टू प्रेशर आफ्टर स्टेज वन। तो पहले वाली स्टेज से कंपेयर करें अगर सेकंड में, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा यानी पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, आप स्पेस दे रहे हो, तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जितनी जगह चाहिए थी वो आपने उन्हें दे दी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो अब सेकंड कंडीशन में प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन के। तो ऑप्शन सी, पहले वॉल्यूम बिल्कुल सील था तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, और उसके बाद वॉल्यूम आपने फ्री कर दिया मूव होने के लिए, इसकी वजह से डिक्रीज। तो ऑप्शन सी। Small pollen particles are suspended in water. When viewed with a microscope, the pollen particles can be seen to moving about irregularly. What causes this movement? Option A, the pollen particles are being bombarded by the heavy particles of the water. ठीक है, तो heavy particles तो नहीं करते. The pollen particles are being bombarded by the lighter particles of water. ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और उसमें द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर, तो टेम्परेचर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ब्राउनियन मोशन में। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट चॉइस है। 16, the diagram shows a liquid in glass thermometer. Which physical property of the thermometer is used to measure temperature? अच्छा, थर्मामीटर के भी क्वेश्चन देख कर करने हैं हमें, क्योंकि 22 में सिलेबस चेंज था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अब इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक्सक्लूडेड में जाए। बेसिक सी चीज पूछिए और आंसर के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। अब जैसे आप थर्मामीटर किसी हॉट बॉडी के साथ अटैच करते हो, आप इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आए, कांटेक्ट में लाने के बाद इसका जो है वो टेम्परेचर राइज हो गया। अब ये टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, ये एक्सपेंशन की वजह से आपको पता चल रहा है, ये एक्सपेंड होगा तभी ये न्यू वैल्यू पर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन से रिलेटेड एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस में। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसमें आप एक्सक्लूड करना चाहो इस टॉपिक को, तो ये ऐसा नहीं है। अच्छा, नंबर 17 में लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ये आपने नहीं करना, इसको स्किप कर दिया। मतलब अब वो क्वेश्चंस आना शुरू होंगे जो आपने नहीं करने, क्योंकि वो सिलेबस में अब नहीं है। और अ ग्लास कंटेन्स एन आइस ड्रिंक ऑन अ वार्म एंड ह्यूमिड डे, वाटर स्टार्ट्स टू फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। डायग्राम में देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट बाय विच द वाटर फॉर्म्स? तो क्या फैक्टर हो सकता है? कंडक्शन कन्वेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो हमें पता है। एवोपरेशन और कंडेंसेशन में से आपने आइडेंटिफाई करना है। एवोपरेशन में क्या होता है, वो तो ऊपर की तरफ जाता है, एवोपरेट होकर वो गैस फॉर्म बना देता है, तो वो तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए होगा कंडेंसेशन। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 19, वन एंड ऑफ अ कॉपर बार is heated to a high temperature.
विच मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टू द अदर एंड ऑफ द कॉपर बार। ठीक है, मैकेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो लेटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ कॉपर आइंस ओनली। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कॉपर आइंस की बात हो रही है। आपको पता है कि कॉपर जो है वो मेटल है। तो मेटल में दो पार्ट, मतलब दो मीडियम हेल्प करते हैं कंडक्शन करवाने में। एक तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिलके काम करते हैं हीट ट्रांसफर में। तो द लेटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ कॉपर आइंस एंड द मोमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दोनों है अलोंग द बार। मोमेंट ऑफ हाई एनर्जी कॉपर, मोमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी कंप्लीट स्टेटमेंट है, बाकी सब इनकम्प्लीट है, हाफ स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 4 cubic copper containers are filled with water. Again copper containers हैं। Surface of all containers are painted black. Black paint कर दिया। Two of the containers have sides of length 20 centimeter and other two containers have same sides of length 40 centimeter। डायग्राम में भी दिख रहा है हमें कि दो की लेंथ सेम है 40, और बाकी दो की जो है वो 20 है। Two of the containers contain water at 80 degree Celsius and the other two contains water at 30 degree Celsius. Which container radiates energy at the lowest rate? तो किसमें रेडिएशन जो है वो सबसे स्लो होगी? अब रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन में कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि कलर। ठीक है, कलर टेक्सचर हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर मस्ट है, और फिर सरफेस एरिया। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेडिएशंस को इफेक्ट होता है, उनकी वैल्यूज चेंज होती है। तो अब इसमें आप कलर देखो तो सबका ब्लैक है, तो कलर वाला फैक्टर तो सब में कॉमन है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री हाई है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। सरफेस एरिया देखें तो सी और डी का बड़ा है। ठीक है, अच्छा बल्कि इन्होंने यहाँ पर इसमें ये ओपनिंग बनाई हुई है, तो ये तो सबकी इक्वल ही है। तो सबसे लीस्ट जो होगा वो ऑप्शन ए में ही होगा। एक तो इसका टेम्परेचर सबसे लोएस्ट वाले में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि टेम्परेचर एक तो लो है, कलर ठीक है, लेकिन आप अगर सी वाले ऑप्शन को देखोगे तो सी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। उसमें ब्लैक कलर भी ज्यादा होगा, वो उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और उतना ही तेजी से रेडिएट करेगा। तो ऑप्शन ए में रेडिएशन होगी, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में रेट इसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब वेव्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, लास्ट हमने ये एंड किया, ये थर्मल का था। ठीक है, और 13 के बाद से यानी टोटल, अब क्योंकि इसमें स्पेस फिजिक्स नहीं होगा, तो इन्होंने टोटल 7 क्वेश्चंस जो है वो थर्मल से ऐड किए हैं इस ईयर में। और उसके बाद जो है वो वेव्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने माइनस किया है, जो सॉल्व नहीं किया सिलेबस में ना होने की वजह से। यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पर, और डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर। और फाइंड आउट आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड तो सिंपल है, 1 है यहाँ पर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो आप क्रस्ट टू क्रस्ट कर सकते हो, ट्रफ टू ट्रफ कर सकते हो, या एक वेव आपको पता है जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप जैसे चाहो वेव को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो।
ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ से चेक करो तो यहाँ पर 10 वैल्यू है, और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो 18 वैल्यू है। तो 8 आपके पास बेसिकली वेवलेंथ बन रही है, और एम्पलीट्यूड तो 1 है, सिंपल, तो 1 और 8। ठीक है। और अगर आप जीरो से चेक कर लो तो एक ट्रस्ट और एक ट्रफ यहाँ पर वो भी सेम आंसर दे रहा है आपको। ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप एमसीक्यूज में तो आंसर्स के भी नहीं है, तो आपने कुछ शो तो करना नहीं होता, सिर्फ आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 22, द वाटर वेव शोन एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बता दी है और स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, और इन्होंने एम्पलीट्यूड शो किया है। बेसिकली एम्पलीट्यूड का हमें वैसे नीड तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने शो कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, अब ये वाली जो लेंथ है ये 36 सेंटीमीटर की है। 36 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वेव्स काउंट करनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन रही हैं। ठीक है। अब यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से आगे 2 वेव्स, और फिर 3 वेव्स। तो टोटल 3 वेव्स बन रही है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर। तो इसका मतलब है कि 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। और स्पीड अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। 48, ऑप्शन सी। 23, a student uses one eye to look at images in a plane mirror, or objects are placed on the line xy. Which object gives rise to the images that can be seen by the eye at E? अब यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस जो है वो ऑब्जेक्ट की बनी हुई हैं, और वन आई जो है वो उसके थ्रू आपने इमेज को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्स वाई लाइन पे आप देखो, पी क्यू आर ई एस टी यू ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन मार्क की हुई है। तो विच ऑब्जेक्ट गिव राइज टू इमेजेस दैट कैन बी सीन बाय द आई एट ई। अब आपने ये बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इस डायग्राम में। अच्छा, अब आप इसमें ऑब्जेक्ट पी और यू को अगर आप देखो तो ये बहुत एक्सट्रीम पर रखे हुए हैं। ठीक है। तो क्या आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे थ्रू प्लेन मिरर। Sir, is it B? क्यू आर एस एन टी। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम इमेज डायग्राम बनाते हैं तो इमेज डायग्राम में हम बिल्कुल सामने कंसिडर करते हैं उसे। ठीक है, जैसे एस है उसकी इमेज हम सामने कंसिडर करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन यहाँ से बनता है। टी की भी हम इमेज सामने कंसिडर करेंगे, और आर की भी इमेज सामने होगी। लेकिन पी और यू जो है वो काफी दूर हो जाएंगे और वो मिरर की रेंज में भी नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से हम सेंटर वाले तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर ही लेंगे, क्यू आर एस एंड टी ओनली। ठीक है। 24, an object is placed of
इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है। विच रॉ डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कौन सी रॉ जो है वो ऑब्जेक्ट इमेज को जो है वो करेक्ट फॉर्म में शो कर रही है कि ये फॉर्मेशन इसकी सही होगी। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस 40 30 20 10। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस दिए हुए हैं। अच्छा, अब उन्होंने आपको फोकल लेंथ बता दी है। फोकल लेंथ बताने का पर्पस ये होगा कि अगर आप एक रफली एस्टिमेट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप डायग्राम भी इसकी ड्रॉ करके चेक कर लोगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के मिड में हम लेंस लगा देते हैं। अब लेट सपोज ये फोकल लेंथ है और ये रखा हुआ है 15 पर। ऑप्शन डी, ओके। ये भी 15 पर रखा है। अब वो डिफरेंट पोजीशंस पर आपसे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को रखकर देखना है कि कहाँ इमेज बन सकती है। तो 2f बनेगा 30 पे। ठीक है, ये 30 पे बनेगा। तो तीन ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 2f तक आ रहे हैं और एक है जो बियॉन्ड 2f जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड 2f जब आप रखोगे तो बियॉन्ड 2f की आपको अगर इमेज डायग्राम याद हो, मैं एक मिनट आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ सारी। ठीक है, बनानी नहीं पड़ेगी फिर उसमें हमें। अब ये बियॉन्ड 2f वाला केस है। अब आप बियॉन्ड 2f में देखो, इमेज बनी थी बिटवीन f एंड 2f। इसमें रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज थी। ठीक है। अब 40 जो है ये बियॉन्ड 2f है। ठीक है, 30 पे आपका 2f खत्म हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है रियल अपराइट डिमिनिश्ड, और यहाँ पर क्या है, रियल इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड गलत है। यहाँ पर अपराइट की जगह इन्वर्टेड आना चाहिए था। अब आप 30 पे रख रहे हो, 30 का मतलब है ये एट 2f वाली कंडीशन है। ठीक है। अब एट 2f वाली कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें आपको पता है इमेज भी सेम साइज की बनती है 2f पर। ठीक है, ये रहा केस नंबर 2। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वर्चुअल लिख दिया यहाँ पर, और इन लार्ज, ये दो चीजें गलत हैं। फिर 20, 20 का मतलब ये है कि ये मिड में है, बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f में इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। ये रही रियल इन लार्ज इन्वर्टेड। रियल, अब इसमें डिमिनिश्ड आ गया, ये गलत हो गया। तो अब डेफिनेटली एक ही चॉइस बची है 10 वाली, यानी ये बिटवीन f एंड लेंस वाली चॉइस है, ये वाली बिटवीन f और लेंस। इसमें आपके पास वर्चुअल अपराइट और इन लार्ज, वर्चुअल अपराइट इन लार्ज, ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर तो बनेगी नहीं, इसको एक्सटेंड करके वर्चुअली बनानी पड़ेगी। और speed of the light in the air is 3 exponent 8. The critical angle for the light in a transparent plastic material in air is 37 degrees. What is the speed of the light in the plastic material? ठीक है। अब स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड के लिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमारे पास यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है c, और क्रिटिकल एंगल गिवन है n, और हमें फाइंड आउट करना है v। A. ठीक है।
अब इसमें n सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे। n इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन क्रिटिकल एंगल, और साइन 37। n की जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि n की जगह पर यहाँ पर c/v लिख दें हम, और इसमें से v फाइंड आउट कर लें। तो v इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय साइन 37। ठीक है, ताकि हमें दो बार अलग अलग करने से अच्छा हम एक ही बार कर लें। 3 exponent 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 37। आपने बताया ऑप्शन ए, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। मैं आंसर भी लिख देता हूँ। और फिर जब हम इसे साइंटिफिक में लेकर जाएंगे तो 1.8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपोनेंट में वैल्यू चली जाएगी। ऑप्शन ए। 26 विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर। ठीक है, बहुत इजी है। इंफ्रारेड, नॉलेज बेस है। तो इंफ्रारेड के बारे में हमने पढ़ा हुआ, रिमोट कंट्रोल्स में यूज किया जाता है इसे। रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में, अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजिंग में, विजिबल लाइट, नॉर्मल विजन और लेंसेज में। तो इंफ्रारेड बेस्ट चॉइस। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर्स रेडियो वेव्स एंड एक्सरेज। अच्छा, रेडियो और एक्सरेज, एक्सरेज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें, वेवलेंथ हाई होता है। ठीक है, ये डिफरेंस तो हमें जर्नली पता है इनमें। और स्पीड सबकी सेम होती है। तो ये जो ग्रेटर स्पीड है ना, ये तो सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सारी वेव जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड सेम स्पीड इन अ वैक्यूम। ऑप्शन बी। ठीक है। 27। 7 क्वेश्चन वेव से ऐड किए हैं, तो वेव्स का वेटेज सेम ही था। इलेक्ट्रिसिटी में फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा। द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट्स P, Q and R placed close to each other. पोल्स मार्क नहीं हुए वे। आपने इनकी नेचर आइडेंटिफाई करनी है। ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब एरो देखकर आपको ये तो पता चल जाएगा कि नॉर्थ यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे डायरेक्शन जा रही है इसकी, नॉर्थ साउथ जाती है, तो नॉर्थ यहाँ होना चाहिए, नॉर्थ वहाँ होना चाहिए। और फिर उसके बाद इस हिसाब से हमारे पास अभी फिलहाल, हम्म, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही नहीं हो सकते। अब बी और डी में चॉइस होगी। ठीक है, ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। अब क्यू के बारे में आपने देखना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। अब क्यू जो है उसमें कोई फील्ड नहीं बनी हुई, इसका मतलब है वो कोई रॉड ही है। ठीक है, अब वो कॉपर रॉड है या आयरन रॉड है, ये बस आपने चेक करना है। ऊपर बस ये लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड थ्री मैग ऑब्जेक्ट्स P, Q and R प्लेस क्लोज टू ईच अदर, विच शोज द नेचर ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेफ्ट राइट पे तो परमानेंट मैग्नेट है, अब रॉड में चॉइस करनी है कि कॉपर या आयरन। अच्छा, क्यू के ऊपर उन्होंने कोई फील्ड नहीं बनाई अभी,
और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल है जो इजीली मैग्नेटाइज नहीं हुआ। ठीक है। इजीली मैग्नेटाइज कौन नहीं होता? कॉपर। आयरन अगर होता तो वो मैग्नेटाइज हो जाता, उसकी फील्ड भी शो कर देते वो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई फील्ड नहीं बनी सेंटर में, इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल इजी टू मैग्नेटाइज नहीं है, तो ये कॉपर है। सही है। ऑप्शन बी। A negatively rod charged rod is brought near to an uncharged metal sphere and that is placed on an insulating stand, which diagram shows the distribution of charges on the sphere. एक नेगेटिव रॉड यहाँ लेकर आएंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन बी। अब सी में भी उन्होंने पॉजिटिव शो किए हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था अनचार्ज, अनचार्ज का मतलब है कि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो इसलिए ऑप्शन बी। 30, a resistor has a potential difference of 12 volt across it and current of 0.6 ampere in it. What is the resistance? ठीक है, इजी पार्ट है। आर फाइंड आउट करना है, वी गिवन है, करंट गिवन है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, और आई आर इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। 12 डिवाइड बाय 0.6, 20। ऑप्शन डी। 31, there is a current I in a resistor of resistance R for a time t. The potential difference across the resistor is V. So which equation gives the power dissipated? Power dissipation का फॉर्मूला देखना है कि कौन सा इसमें से आपको सही नजर आ रहा है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, इसका मतलब ये गलत है। P इज इक्वल्स टू आई टी, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी गलत है। P इज इक्वल्स टू आई वी, ये सही है। आई वी ओवर टी, ये भी गलत है। ठीक है। 32, the four circuits shown, each four diode contains four diodes. In which circuit is the direction of current in the resistor always from the red terminal to the black terminal? तो इसमें आपने ये बताना है कि जिसमें करंट की डायरेक्शन इन रेजिस्टर सब रेजिस्टर्स में, जो भी रेजिस्टर कनेक्टेड है उसमें रेड से ब्लैक की तरफ जा रही है। ठीक है। तो इसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ए और बी चेक कर लेते हैं, फिर सी और डी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट इन विच द रेजिस्टर ऑलवेज फ्रॉम द रेड टर्मिनल टू द ब्लैक टर्मिनल। अब यहाँ से अगर लेट सपोज करंट फ्लो होता है तो ये मूव करवा देगा, लेकिन यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो करंट यहाँ से चला जाएगा ऐसे, और यहाँ से भी, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड ही है ना। और ये वाला जो करंट यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ तक भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप दूसरे एंड से करंट देखो कि अब इसमें क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो करंट तो दोनों तरफ से जाएगा। तो यहाँ पर जो इस साइड से करंट आ रहा है वो यहाँ से तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा,
यहाँ से ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ पर आकर रुक जाएगा, तो इस वाले पाथ से चला जाएगा वो। तो इसमें कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, मतलब आपने रेड साइड से देखा, करंट फ्लो होकर पहुंच गया दूसरे टर्मिनल तक। ठीक है, और दूसरे साइड से देखा तब भी फ्लो करता हुआ वो दूसरे टर्मिनल तक पहुंच गया। और अब आप देखो, डायरेक्शन चेक कर लो। उन्होंने पूछा था रेड टू ब्लैक, आप ये दोनों एरोज देखो, रेड से ब्लैक की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो वैसे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब आप ये देखो, ये ब्लैक से रेड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये यहीं पर गलत हो गया, इसको यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। ये ब्लैक से रेड की तरफ आ रहा है। सी में चेक करें अगर, अब आपको ये भी पता चल गया कि ये ब्लैक से रेड की तरफ जा रहा है, ये भी गलत। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये भी ब्लैक से रेड की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल बेस्ट बन रहा है, जिसमें दोनों एरोज आपको रेड टू ब्लैक जाते हुए नजर आ रहे हैं क्लियरली। द डायग्राम shows a battery connected to a potential divider and two lamps P and Q. The slider on the potential divider is moved from and X to Y of the resistor, which row shows the effect on the brightness of each lamp. अच्छा, स्लाइडर जो है वो आपने यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करवाया, एक्स से वाई की तरफ। ठीक है, करंट आपके पास यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, और यहाँ भी गया। लेकिन इसका जो स्लाइडर है ना, वो अब यहाँ पर आ गया मूव करके। अब आपने बताना है कि ब्राइटनेस पे दोनों की क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि पी की बात करें तो पी पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में तो कोई आपको चेंज मिलेगा नहीं, दोनों पे वोल्टेज सेम आ रहा है। ठीक है, पी के साथ कोई रेजिस्टर लगा हुआ नहीं है, तो पी की वैल्यू तो अनचेंज रहेगी। क्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्यू की यहाँ से रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज की है, तो इसका वोल्टेज में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वोल्टेज बढ़ा देगा, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी क्यू की। पी की अपनी जगह सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, तो इनके वोल्टेज पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में, सीरीज में होता तो चेंज आता है, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें सम होकर ईएमएफ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी स्किप करना है आपने, गेट से रिलेटेड है। अच्छा, पहले आप ये देखो, इस तरह से क्वेश्चंस कवर होते थे। ठीक है, अब ये सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर में पढ़ते हैं वो से, तो ये भी क्वेश्चन स्किप करना है हमने। अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन 35, coil XY is wound around a cardboard tube. When the S pole of a magnet is pushed into the coil XY, galvanometer deflects to left. तो जब मैग्नेट को हमने अंदर की तरफ इसमें पुश करना है, तो ये आपके पास ये डिफ्लेक्शन शो करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट आ गई। What other movement of the magnet will produce a deflection to left? तो बाकी और कौन सी डिफ्लेक्शन होगी, सॉरी, बाकी और कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट प्रोड्यूस कर सकती है। ए बी में से कोई ऐसी है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन लेफ्ट पर हो सके। आपके पास जो उन्होंने डायग्राम दिया, आप उसको रेफरेंस बनाओ कि उसमें साउथ पोल एंटर हुआ एक्स की साइड से, तो डिफ्लेक्शन आई लेफ्ट पर।
और ए में हम देखें तो वहां पे साउथ पोल अवे जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली डिफ्लेक्शन तो राइट पर होगी। और अगर आप पोल्स की बात करो, अभी जिस तरह ये एग्जाम्पल दी है इसमें जब ये क्लोज मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ बनेगा और यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। और ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, यहाँ पर साउथ। ऑप्शन बी में अगर हम देखें, यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ। ऑप्शन सी में अगर हम देखें, अगेन रिपल्जन, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ये कंपोनेंट्स आ गए मैग्नेटिक पोल्स के। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो गिवन डायग्राम का ऑपोजिट है, तो उसमें डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। और बी में हम देखें, नॉर्थ बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो पोल, लेकिन वो डिफ्लेक्शन उसकी नॉर्थ पोल ऑपोजिट जा रही है। तो आपको सी और डी में सब सेलेक्ट करना होगा कि नॉर्थ पोल क्लोज आया तो यहाँ भी रिपल्शन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जो है साउथ पोल दूसरे एंड से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब साउथ यहाँ पर है और बी में आप देखो तो नॉर्थ यहाँ पर है, तो ये साउथ यहाँ से एंटर होगा, और जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, राइट साइड पे। तो वो आपको डायग्राम ऑप्शन डी में नजर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन इस तरह से थी लेफ्ट पर, जब मैग्नेट साउथ से एंटर कर रहा था, तो जब वो दूसरे एंड से बाहर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी टुवर्ड्स राइट। वो आपको ऑप्शन डी में मिल रही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, विच ट्रांसफार्मर कैन चेंज अ 240 वोल्ट एसी इनपुट इनटू अ 15 वोल्ट एसी आउटपुट। नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली गिवन है। आपने नंबर ऑफ टर्न्स को कंपेयर करना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इनपुट यानी प्राइमरी का वोल्टेज आपको पता है। ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी का वोल्टेज है। ठीक है, यानी 240 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। क्योंकि वोल्टेज तो आपको पता ही है। अब आपने ऐसा रेशियो सेलेक्ट करना है जो 240/15 के इक्वल आता हो। जैसे 240/15 बन रहा है 16 के इक्वल, तो आपने भी ऐसे रेशियो को सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 16 आए। जैसे 800 डिवाइडेड बाय 40 करें अगर हम, तो ये तो 20 आ रहा है, प्राइमरी ओवर सेकेंडरी। ठीक है, इसमें आंसर आ रहा है आपके पास 20, तो ये तो नहीं है। इसी तरह से 1000/25 आंसर आ रहा है 40, ये भी गलत है। 2400 डिवाइडेड बाय 15, 160, ये भी बहुत ज्यादा आ गया। और अब ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि बचा भी यही है। 1200 डिवाइडेड बाय 75, 16। तो ये रेशियो आपके पास सेम वैल्यू दे रहा है। The diagram shows a current carrying wire in a magnetic field. In which direction is the force acting on the wire? अब आपने बताना है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ पर होगी। ठीक है, अब आप देखो करंट जो जा रहा है वो इनटू द पेज जा रहा है। ठीक है, यानी जो सेकंड फिंगर होगी वो इनटू द पेज की डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर। यहाँ पर ये सेकंड फिंगर है,
और फर्स्ट फिंगर जो होगी वो आपके पास इंडेक्स फिंगर, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और करंट जो है वो इनटू द पेज जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर। तो अब आपके पास थंब की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड या अपवर्ड में से चॉइस बची है, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो आपके पास जो डायरेक्शन बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी। मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, उसमें भी आप चेक कर लेना कि ओरिएंटेशन आपने सेट कैसे करनी है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। अब बाकी तीन क्वेश्चन इन्होंने जो है वो न्यूक्लियर से ऐड किए हैं। अब इसमें आज साइंटिस्ट वाज आस्क्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू टू कैटेगरीज, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, अब आपने इसमें से इक्वेशंस को चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो फिजन को शो कर रही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, चार इक्वेशंस हैं। चारों में से देखना है कि कौन सी सही है। पहले में आप देखो 94 है यहाँ पर, और ऊपर है 239। अब आप उसको राइट हैंड साइड के साथ मैच करके देखो। 46 प्लस 48, ये बन रहा है 94। और I am. I choose option D, sir. डी, ओके। 112 प्लस 124, 236। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 न्यूट्रॉन्स। 3 न्यूट्रॉन्स और हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसमें 3 को और ऐड कर दें तो ये 239 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन वन जो है वो, इक्वेशन वन जो है वो सही है। ठीक है, इक्वेशन वन सही बनी हुई है। इक्वेशन टू अगर आप देखो तो वो तो 2 + 2 4 है, 3 + 3 6 है। 2 3 4, 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, एक ये बनी हुई है। उसके अलावा और थ्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर है 7 14 = सॉरी 8 और 15। लेकिन ऑप्शन बी में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये फ्यूजन में होता है। ठीक है, ये दोनों फ्यूजन में चले गए। अब सिर्फ हमने चेक करना है लास्ट ऑप्शन को। लास्ट ऑप्शन है 92 और 235। तो 36 प्लस 56, 92, ये सही है। इसमें दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो 90 प्लस 143 प्लस 235। तो ये इक्वेशन भी सही है। तो वन और फोर आपके पास सही बन रही है, बाकी ये दो फ्यूजन रिएक्शन की है, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है।
और उसके बाद 39। Oh, it's 1 and 4. जी 1 एंड 4, क्योंकि 2 और 3 में तो हाँ सिंपल ठीक है। एडिशन शो किया है, तो वो तो फ्यूजन में चली जाएंगी। ये दोनों फ्यूजन में चली गई। सम सही है, लेकिन वो उन्होंने इस तरह की इक्वेशन दी है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके, तो मिस्टेक का चांस इसमें होता है। 39 और 40। 39 में आपने आइडेंटिफाई क्या करना है, यूज टू मेक स्मोक अलार्म सिस्टम एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। किससे हम स्मोक अलार्म सिस्टम बना सकते हैं इजीली। गैमा में तो आयनाइजेशन मोस्ट नहीं होती, और लीस्ट का ऑप्शन भी उसमें बहुत मुश्किल है। अल्फा में हम कर सकते हैं क्योंकि इसकी आयनाइजेशन सबसे हाई होती है, तो वो स्मोक को भी डिटेक्ट कर पाएगी पार्टिकल्स से जब स्ट्राइक होगी। सही ऑप्शन बी। और लास्ट, a beam of beta particle is incident at right angle to an electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज है तो बीटा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, तो इसकी डिफ्लेक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बट बीटा पार्टिकल डू नॉट डिफ्लेक्ट। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बीटा। ठीक है, डिफ्लेक्ट तो क्योंकि दोनों होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।